गुरुकुल ज्ञान का आलना पे आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का जो अध्याय है विश्व भूगोल में वो ज्वालामुखी संबंधित है। देखो, ज्वालामुखी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जहाँ से क्वेश्चन जो है आपका, चाहे टेट का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का है, एनटीपीसी का कोई भी आपका एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से आता है ज्वालामुखी से। मगर ये एक ऐसा चैप्टर है, आप पढ़ने के बाद भी ज्वालामुखी से क्वेश्चन गलत करते हो। आइए देखते हैं कि ज्वालामुखी से किस प्रकार के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, क्या इस तरह के क्वेश्चन रटने से क्या कामयाबी मिलेगी। तो देखिए, ज्वालामुखी का चैप्टर बड़ा शानदार चैप्टर आज का है। ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से संबंधित जो अपने क्लियर होने चाहिए कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को क्यों कहा जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। सभी जानते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है जो वो 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहली जो ऊपरी परत है उसी को जो है भूपर्पट्टी के नाम जाना जाता है, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी का जो मध्य भाग है उसी को हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसी को जानते हैं कोर के नाम से। और आपको पता है कि मध्य भाग में ही आपका मैग्मा की चट्टानें हैं। आपका जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के 2 रूप होते हैं, एक मैग्मा एक लावा। लावा वो तरल पदार्थ होता है जो पृथ्वी से बाहर आता है, और मैग्मा वो तरल पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर रहता है। मैग्मा वो तरल पदार्थ है जो पृथ्वी के मध्य भाग मेंटल में स्थित है, और जो बाहर निकलता है उसी का नाम हो जाता है लावा। पृथ्वी का जो मध्य भाग है वो मैग्मा से भरा हुआ है, और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो कहलाता है लावा। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे लावा बाहर निकलता है। अब बड़े ध्यान से चीज को समझिएगा। यदि पृथ्वी के मध्य भाग से मेंटल से आपका मैग्मा जो है बाहर नहीं निकलेगा तो पृथ्वी जो है 2 हिस्से में विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए जो है ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा गया है, क्योंकि आपके धरातल में उसके मध्य भाग में सबसे अधिक जो है वो आपका लावा है, वो आपका मैग्मा है। और जो चट्टानें जो है मैग्मा से बनेंगी, लावा से बनेंगी, उसी का नाम होगा ग्रेनाइट चट्टानें, उसी का नाम होगा बेसाल्ट चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा से होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं और ज्वालामुखी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपने बहुत पढ़ा होगा कि क्रेटर आकृति कहाँ बनती है। क्रेटर आकृति बनती है ज्वालामुखी में। मगर क्रेटर होता क्या है उसके बारे में आज समझते हैं। ज्वालामुखी का जो है पूर्ण रूप से जो है चैप्टर को समझते हैं। क्रेटर क्या होता है, देखिएगा, जब ज्वालामुखी फटता है, कोई भी ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, जब वो फटता है तो एक ऐसे गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है। ज्वालामुखी के फटने के बाद में जब ज्वालामुखी फटता है तो ये ध्यान रखना है आपने कि जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी के फटने से जलवाष्प निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और एक जो है एक आकृति, एक गड्ढानुमा आकृति बन जाती है। उसी को बोलते हैं करेटर। उसी को क्या बोलते हैं, करेटर। और यदि इसका विस्तार बहुत अधिक होता है, यदि करेटर का विस्तार बहुत अधिक होता है तो वही कहलाता है कालडेरा। यदि करेटर जो एक गड्ढानुमा आकृति बनी ज्वालामुखी के फटने के बाद में, और यदि उसका विस्तार बहुत अधिक होता है तो उसी का नाम हो जाता है कालडेरा। अब तीसरा एक वर्ड है सिंडर। क्या होता है, यदि कोई पूछता है, ये जो है रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है, तो सिंडर क्या होता है। देखिएगा, जब ज्वालामुखी की जो चट्टानें हैं यदि वे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, और इतनी हार्ड चट्टानें हो जाती हैं टुकड़ों की जो बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, उसी को जो है सिंडर के नाम से जानते हैं। जब लावा धरातल से बाहर आता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और उसकी जो एक जो है बहुत ही मजबूत चट्टान बनती है, उसी का नाम होता है सिंडर। हमने जो है 3 वर्डों को समझा। क्रेटर एक जो है गड्ढानुमा आकृति है, उसी का यदि विस्तृत विस्तार होता है उसी का नाम होता है कालडेरा, और कुछ टुकड़े होते हैं जो सिंडर के नाम से जाने जाते हैं। जब ये जम जाते हैं धरातल पर, लावा जब जम जाता है टुकड़ों के रूप में तो वही कहलाता है सिंडर। लोनार झील आपने सुना होगा कि लोनार झील जो महाराष्ट्र में है वो क्रेटर का उदाहरण है। मगर समझिएगा कि क्रेटर का उदाहरण उसको कैसे बोल दिया जाता है।
आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी जब फटता है तो वहां पर जो निर्माण होता है, जिस गड्ढे का, जिस झील का निर्माण होता है, उसी को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि एक क्षुद्र ग्रह प्लास्टोसीन पीरियड में लगभग 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। एक एस्टेरॉयड, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था महाराष्ट्र में। और किस काल में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है, किस काल में? तो काल था प्लास्टोसीन, जिसको बोलते हैं हिमयुग। नोट करने लायक क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस काल में लोनार झील का निर्माण हुआ है? प्लास्टोसीन काल में, जिसे बोलते हैं हिमयुग, क्योंकि धरातल पर जो है बर्फ जो है उसी वर्ष उसका भी निर्माण हुआ था। तो प्लास्टोसीन पीरियड में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, तो टकराने से एक ऐसा गड्ढे का निर्माण हुआ। उसी गड्ढे को जो है, जिस गड्ढे का निर्माण तब भी होता है जब ज्वालामुखी फटता है, तो उसी गड्ढे को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेटर नुमा आकृति, एक गड्ढे नुमा आकृति की झील की है, वो आपका लोनार झील की है, और वो आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इसको जो है अलग सा क्वेश्चन था एक, वैसे ही हमने नोट करना था। और पहले केवल ज्वालामुखी के बारे में समझ रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, सोलप तारा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलप तारा। रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा, 2-3 तारे दे देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सा तारा है जो नहीं चमकता है। तो सोलप तारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलप तारे का संबंध जो है ज्वालामुखी से क्या है? तो ध्यान रखना कि गंधक युक्त धुआंरों को कहा जाता है। गंधक युक्त धुआंरों को, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो धुआंरों का निर्माण हो जाता है। पढ़ेंगे, जैसे अलास्का है, अलास्का में जो है धुआंरों की घाटी है, और एक जो है धुआं सा जो है वायुमंडल में फैल जाता है, गंधक का धुआं। तो जो धुआं वो फैलता है वायुमंडल में, उसी का नाम होता है सोलप तारा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नोट करिएगा कि सोलप तारा किसे कहा जाता है? तो सोलप तारा कहा जाता है गंधक युक्त धुआंरों को। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो हमने पढ़े। ऐसे ही जो है क्वेश्चन ध्यान रखना है, प्लूटोनिक चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, जिस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, उसी को बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टान, या उसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आइए अब कुछ ज्वालामुखी से कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं, उनको जो है सिरे वाइज देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताइए कहां पर है? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, पहला सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो है वो मृत ज्वालामुखी है। तो मृत ज्वालामुखी है जिसका उद्गार भविष्य में नहीं होगा और न कभी हुआ, जिसका उद्गार होना असंभव है, तो वो तो मृत ज्वालामुखी हुआ। जिसका भविष्य में उद्गार हो सकता है वो होता है सुसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और जिसका उद्गार लगातार कई वर्षों से हो रहा है वो ही कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। आइए सबसे पहले चलते हैं 3 ज्वालामुखी के बारे में बात की, और बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, जिनका उद्गार कई वर्षों से लगातार हो रहा है। तो इंपोर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो बड़े ध्यान समझना। इटली का जो है, इटली जो यूरोप में है, इटली का एटना, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। इटली का एटना एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे विशाल जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। मगर क्वेश्चन जो है इतना ही पूछता है कि एटना जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इटली का एटना किस द्वीप पर है? एटना ज्वालामुखी इटली का है सिसिली द्वीप पर। ये एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करने लायक है। सिसिली द्वीप पर है एटना ज्वालामुखी, जो काफी सक्रिय है, काफी वर्षों से लगातार जो है 100 वर्षों से भी अधिक जो है वो सक्रिय हो चुका है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को, जो भी इटली में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। मगर क्वेश्चन ध्यान रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ और जिसको कहा जाता है स्ट्राम्बोली, मगर पूछता है किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखना वो है लिपारी द्वीप पर। इटली में जो है 2 सक्रिय ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिपारी द्वीप पर है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे कहा जाता है स्ट्राम्बोली, और दूसरा है सिसिली द्वीप पर जिसका नाम है एटना। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहे थे। और ऐसे ही जो है यदि सक्रिय ज्वालामुखी देखने की कोशिश करें तो प्रशांत महासागर का जो हवाई द्वीप है वो प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। प्रशांत महासागर का हवाई द्वीप है वो प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आता है
जो है एक लार्जेस्ट जो है सबसे विशाल जो है सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है किलायु। किलायु जो हवाई द्वीप में स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ऐसे ही वहां पर स्थित है मोना लोवा। मोना लोवा और किलायु बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोना लोवा और किलायु। और ध्यान रखना यदि आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो तो मोना ने हवा में कील उछाली, मोना ने हवा में कील उछाली, बस इतना आप ध्यान रखना है। मोना ने, हवाई द्वीप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर में है और जाना जाता है अपने जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए। और मोना ने क्या किया, हवा में क्या उछाली, कील उछाली। तो मोना ने मतलब मोना लोवा एक विशाल जो है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोना ने मतलब मोना लोवा, कील उछाली किलायु, और कहां उछाली, हवा में, मतलब ये कहां पर है, ये है हवाई द्वीप पर प्रशांत महासागर के। और अन्य जो है कोटापैक्सी है इक्वाडोर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है एक विशाल जो है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, कोटापैक्सी इक्वाडोर। और उससे भी इंपॉर्टेंट है ओजस डेल सलाडो, उससे भी इंपॉर्टेंट है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, देखो यदि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पूछता है तो कोटोपैक्सी के हम रूप में जानते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। यदि ऑप्शन में दोनों है, कोटोपैक्सी भी है और ओजस डेल सलाडो भी है चिली बॉर्डर पर, तो आंसर होगा ओजस डेल सलाडो। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है कोटोपैक्सी से अधिक है। कोटोपैक्सी तो है इक्वाडोर में, और ऐसे ही ओजस डेल सलाडो जो है वो चिली बॉर्डर पर ही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की आप बात कर रहे हो। तो ये है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। इस क्वेश्चन को कभी भी भविष्य में गलत मत करिएगा। तो कुछ जो है सक्रिय ज्वालामुखी हमने देखे। एटना को हमने पढ़ा, इटली वाले को सिसिली द्वीप पर। स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इसको हमने पढ़ा लिपारी द्वीप पर। आइए अब जो है सीरियल वाइज चलते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरुआत करते हैं। कैसे कैसे जो है ज्वालामुखी को लेकर इस यहाँ से महाद्वीप से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कटमई पर्वत। कटमई पर्वत जो अलास्का में स्थित है, कटमई एक पर्वत है जो अलास्का में है और वहीं पर है हजारों धुआरों की घाटी। रेलवे का, दिल्ली पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। कटमई पर्वत जिसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, अलास्का में स्थित है। हजारों धुआरों की घाटी कटमई पर्वत कहाँ स्थित है, अलास्का में। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने लायक है कि एक राष्ट्रीय पार्क है और काफी पुराना राष्ट्रीय पार्क है, येलोस्टोन के नाम से जाना जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसी में जो है फेतपुल गीजर हैं। फेतपुल गीजर मतलब कि जो वहां से पानी निकलता है वो बहुत गर्म पानी निकलता है क्योंकि वहां पर काफी ज्वालामुखी है। किस नेशनल पार्क में जो है गर्म फुहारे हैं, फेतपुल गीजर है। तो ध्यान रखना किस नेशनल पार्क में है, तो वो है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो दो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। कटमई पर्वत को तो कहा जाता है हजारों धुआरों की घाटी, अलास्का में, और ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क में है फेतफुल गीजर, गर्म पानी के जो है गीजर हैं और जिसको बोलते हैं फेतफुल गीजर, ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क में। इधर जो मैक्सिको का एरिया है यहाँ पर भी दो ज्वालामुखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है कोलिमा, ये भी पिछले वर्ष जो है एग्जाम में पूछा गया था, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, तो कोलिमा ज्वालामुखी है या पोपोकैटपिटल, इसका पूरा नाम है पोपोकैटपिटल, और कोलिमा ये जो है आपके मैक्सिको के ज्वालामुखी हैं। ऐसे ही बात करते हैं, देखो इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो जैसे हमने पढ़ा कि मोना ने हवा में कील कहाँ उछाली थी, जो है इधर किलायु है, मोना लोवा है हवाई द्वीप में, हमने जो है इनको पढ़ा। आइए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में ध्यान रखना है
कि किसी डोर पर, यह आपकी शॉर्ट ट्रिक है, किसी डोर पर जो है कोट पहने, किसी डोर पर कोट पहने राज खड़ा है। किसी डोर पर कोट पहने कौन खड़ा है? राज खड़ा है। कैसे? डोर मतलब इक्वेडोर का एरिया है। इक्वेडोर एक कंट्री है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो इक्वेडोर, उसी डोर पर कोट पहने, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वहीं पर है। और कौन खड़ा है? राज मतलब चेम्बो राजो, राज आपको मिल जाएगा इसमें एक वर्ड, चेम्बो राजो और कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, वो जमाना चला गया जब रट के जाते थे कोटोपैक्सी इक्वेडोर, कोटोपैक्सी इक्वेडोर। मगर ध्यान रखना है कि इक्वेडोर में ही आपका चेम्बे राजो भी है। तो कोट पर जो है, कोट पहने जो है डोर पर कौन खड़ा है? राज, तो चेम्बो राजो और कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में है। ऐसे सबन काया ध्यान रखना है, सबन काया वो आपको मिलता है कहाँ पर? पेरू में। सबन काया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबन काया ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में है। और बिल्लारिका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्लारिका। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके परीक्षावाणी में से और महेश बर्नवाल में से, और पिछले जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का, एनटीपीसी का है, चाहे आपका यूपी टेट का है, चाहे सुपर टेट का है, उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो एक का क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना है। बिल्लारिका और ओजस डेल सलाडो इधर आपका चिली बॉर्डर पर है, और ओजस डेल सलाडो ही है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। एकांक गुआ, एकांक गुआ जो है इधर चिली बॉर्डर पर ही है, अर्जेंटीना में जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज है, उसी पर स्थित आपके ये ज्वालामुखी हैं। और एकांकगुआ जो है चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर ही है उसी ओर, तो एकांकगुआ भी जो है ध्यान रखना, बाद में बात करेंगे इसकी। और ये है आपका मृत ज्वालामुखी। आइए और ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो इन दोनों एरिया की बात की हमने और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थे। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में कैसे कैसे ज्वालामुखी हैं। आपने दो ज्वालामुखी ध्यान रखने हैं, किलिमंजारो और कुलाल, इन दोनों का आपने ध्यान रखना, किलिमंजारो को, और आपने ध्यान रखना किसको? कुलाल को। किलिमंजारो ये ध्यान रखना है, मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आपका केन्या तंजानिया बॉर्डर पर है मृत ज्वालामुखी। देखो मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जिसमें भविष्य में कभी उद्गार नहीं होगा और ना कभी हुआ, उसी का नाम है मृत ज्वालामुखी। मगर यदि मृत ज्वालामुखी के कोई उदाहरण पूछता है तो ध्यान रखना आपका किलिमंजारो एक जो है मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पोपा म्यांमार में, पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में, वो भी उदाहरण है किसका? मृत ज्वालामुखी का, जिसमें भविष्य में कभी उद्गार नहीं हुआ और ना ही होगा। ऐसे ही कुलाल जो केन्या बॉर्डर पे है, तो दो ध्यान रखने हैं, कुलाल और किलिमंजारो। काफी बार जो है आपसे बताया जा रहा है कि किलिमंजारो जो है मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा भी ध्यान रखना, केन्या में जो है वो कौन सा है? कुलाल है। नीचे की ओर बात करते हैं तो अंटार्कटिका में, इसको नोट करिएगा जो आपका दिल्ली पुलिस वाले हैं या आपका एनटीपीसी के जो छात्र हैं या सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था। इरेबस, इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर, जिसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। आइए जो है अगले ज्वालामुखी की बात करते हैं। और देखो इटली में हमने दो पढ़े थे, सक्रिय हमने पढ़े, स्ट्राम्बोली को हमने पढ़ा और एटना को हमने पढ़ा। मगर अब हम पढ़ रहे हैं इटली का तीसरा ज्वालामुखी, जिसी को जानते हैं विसुवियस के नाम से। और वो ध्यान रखना है, वो है एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ये भी इंपॉर्टेंट करने लायक है कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है, और कैसा एक प्रक्षुब्ध है जिसमें जो है उद्गार होने की संभावना है। ऐसे ही दामबंद, केवल आपने कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल लोकेशन ध्यान रखनी। दामबंद ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में है। कोहो सुल्तान, पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोहो सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ है? पाकिस्तान में है। आइए पोपा की बात हम कर चुके हैं, पोपा कहाँ है? म्यांमार में है। इधर इस एरिया की बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के तीन ज्वालामुखी हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं कराकाताओ, कराकाताओ ज्वालामुखी, उसके बाद में है माउंट मेरापी, उसके बाद में है माउंट सिनाबुंग। ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में तीन ज्वालामुखी, कराकाताओ,
माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जिसमें काफ़ी ज्वालामुखी हैं, मगर उसका इंपॉर्टेंट है माउंट ताल। बात कर रहे हैं फिलीपींस की, माउंट ताल और पिनाटुबो दोनों इंपॉर्टेंट हैं फिलीपींस के, माउंट ताल भी और पिनाटुबो भी। ऐसे ही जापान के बारे में सभी जानते हैं, फ्यूजियामा जो है जापान में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। देखो ये एरिया आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ एग्जाम में पूछेगा, हम तो वही याद करेंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ याद करेंगे, हम तो वही याद करेंगे कोटोपैक्सी इक्वेडोर। ध्यान रखिएगा, आपके याद किया हुआ जो आपने फैसला लिया कि हमने ये याद किया, ये एग्जाम में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ अलग यदि पढ़ोगे तभी आप कंपटीशन में कामयाब होगे। तो इंडोनेशिया के तीनों आपने ध्यान रखने हैं, कराकाताओ भी, माउंट मेरापी भी और माउंट सिनाबुंग भी। ऐसे ही फिलीपींस की जो है, फिलीपींस के आपने दोनों ध्यान रखने हैं, माउंट तालबी और पिनाटुबो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जापान का है फ्यूजियामा और पोपा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोपा, और ये आपका म्यांमार का। ऐसे ही भारत की बात करते हैं, और भारत में दो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है आपका अंडमान में, अंडमान निकोबार जो है, तो एक तो सक्रिय है बैरन के नाम से सभी जानते हैं, बैरन द्वीप, और एक है नरकोदम, यह है सुषुप्त प्रसुप्त, अभी उद्गार नहीं हुआ मगर भविष्य में होने वाला है। भारत के पास में दो ज्वालामुखी है, एक बैरन है जो सक्रिय है अंडमान में, और दूसरा नरकोदम है, वो भी अंडमान में है मगर वो है सुषुप्त ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी, नरकोदम और बैरन। देखिएगा अब इस एरिया की बात करते हैं, पश्चिमी घाट है और यहीं पर दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, इधर अरब सागर का एरिया है और अरब सागर में क्रिटेशियस काल में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिससे भारत के इस तट पर, पश्चिमी तट पर, देखिए यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि काली मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र कर्नाटका, इसी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। मगर काली मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे? काली मिट्टी का निर्माण हुआ कि जब क्रिटेशियस काल में, मतलब क्रिटेशियस एक काल है लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले का, और उसी काल में अरब सागर में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। तब जो है ज्वालामुखी के उद्गार होने से भारत के पश्चिमी तट पर जो है लावा फैल चुका था काफ़ी मात्रा में, और वहीं पर जब लावा ठंडा हुआ तो कई वर्षों बाद जो है उसी लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये भी ध्यान रखना, काली मिट्टी दक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र कर्नाटक में, उसका निर्माण किस काल में हुआ है, ये जो है आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन ट्रैप, जो दक्कन का जो क्षेत्र है उसका निर्माण किस काल में हुआ, तो उसका निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। उम्मीद है आपने जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सब नोट किए होंगे, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किलिमंजारो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्राम्बोली कहाँ है, आपने जो है नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना होगा। सोलभ तारा किसे कहा जाता है, गंधक युक्त धुआंरों को। आपने पढ़ना होगा सिंडर आकृति कहाँ बनती है, छोटे छोटे टुकड़े हैं ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। क्रेटर एक गड्ढानुमा झील है, जब उसका विस्तार होता है तो उसी का नाम होता है कालडेरा। और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा किसका, इरेबस का। इरेबस कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में। और ध्यान रखना जो हवाई द्वीप को क्वेश्चन लेकर हमने पढ़े प्रशांत महासागर के, चाहे मोना लोआ ज्वालामुखी है, चाहे किलायू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और उम्मीद है आपने आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।